नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि इतने दिन से, अभी 3-4-5 दिन से मेरी क्लासेस नहीं आ पा रही थी। उसके पीछे भी कुछ रीजन था कि मेरी जो बोर्ड है जिस पे मैं पढ़ाता था वो बोर्ड अब किसी काम की नहीं रही। वो काफी उसमें स्क्रैचेस आ गए थे, इस वजह से ना मिटाने में काफी दिक्कत होती थी। तो बिल्कुल आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक नई बोर्ड हम मंगा के लगा चुके हैं। अब यहाँ तो मिलना पॉसिबल नहीं था, तो रायपुर से मंगाने में ये जो ड्यूरेशन 4-5 दिन का लगा, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। एक और रीजन ये भी था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था जिस पर हम एडिट करते हैं वीडियोस, वो सॉफ्टवेयर में भी कुछ इश्यू आ गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लेकिन देखिए इस बीच में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है कि ना, इस बीच में जब मेरी क्लासेस नहीं हो रही थी तो इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए ना मेरे पास कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही है कंटिन्यू। और ये मैसेज लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स मिलता है ना तो बिल्कुल हमें भी मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक के कि अंग्रेज किस तरह से अलग अलग जगहों को जीतते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एक सहायक संधि जो वेलेजली लेके आता है वो एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम क्या शुरू करेंगे। देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, दैट मीन्स ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अगर हमको समझना है तो हमको जानना पड़ेगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी और किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत का दोहन करने की ओर अपना कदम जो है वो अग्रसर किया। लेकिन देखिए, अभी बीच में अचानक से हम तो चूंकि अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हमको 1857 की क्रांति पढ़नी चाहिए, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं बीच में, इसको क्यों घुसा दिए लाके। तो भाई देखो, अगर हमको अंग्रेजों को समझना है ना तो हमको अंग्रेजों की नीतियों को जानना पड़ेगा कि अंग्रेज किन किन नीतियों के माध्यम, क्योंकि देखिए जो स्वतंत्रता आंदोलन था ना हमारा, वो स्वतंत्रता आंदोलन अचानक से नहीं आ गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हुए, लोगों में आक्रोश आया, लोगों में हीनता की भावना जब जागृत हुई, उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई ये अंग्रेज हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें इनको बिल्कुल यहां से उखाड़ के फेंकना है, और इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन देखिए, अभी हमको क्या समझना है, अभी हमको यह समझना है कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं उनकी दमनकारी नीतियों, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की वजह से हमारा जो भारत है और भारत के जो लोग हैं इनकी मानसिकता अंग्रेजों के विषय में एकदम से चेंज होती है, और क्या क्या और घटनाएं होती है ये हम आगे आज की क्लासेस से शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये एक प्रॉपर इंट्रो था, समझ में आया आपको कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है आज। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों के जो भू राजस्व व्यवस्था है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो हम ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना हमारा, ये पूरा बंगाल, इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था। अब प्लासी के युद्ध से आप रिकॉल कर पा रहे होंगे पिछली कक्षाओं को, तो अंग्रेजों ने 3 जगहों को जीता था। कौन कौन सी जगहों को? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इन 3 जिलों पर अंग्रेजों ने राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, और वहीं 1764 की अगर हम बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, जो दिल्ली के उस समय सुल्तान थे, शाह आलम दिल्ली के जो बादशाह थे, उन्होंने सीधे सीधे संपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों की दीवानी भी प्राप्त कर ली थी। तो देखो क्या होता है, जब 1757 में जो अंग्रेज होते हैं ना, उनको जब ये 3 जिले मिलते हैं राजस्व वसूली करने के लिए, उस समय तक अंग्रेज व्यापार से पैसा कमा रहे थे, कहीं पर छोटे मोटे क्षेत्र युद्ध से जीत गए वहां से कमा रहे थे, लेकिन सीधे सीधे बंगाल जैसे समृद्ध राज्य का अगर 3 जिला इनको जब दे दिया जाता है, तब अंग्रेजों का जब रेवेन्यू यहां से मिलना प्रारंभ होता है, यहाँ की दीवानी प्राप्त होना शुरू होती है अंग्रेजों को, तब समझ में आता है कि भैया खेल तो गड़बड़ है। यहाँ पे हम सारा इतने दिन से व्यापार के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ का हम 3 जिलों से हम इतना कमा ले रहे हैं, तो सोचिए इस पूरे क्षेत्र पर अगर हमारा आधिपत्य हो जाए तो हम कितना कमाएंगे। और इसी भावना के साथ फिर 1764 के बाद अंग्रेजों को सीधे सीधे इस पूरे क्षेत्र की बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों की दीवानी प्राप्त होती है, और इस तरह से अंग्रेज समझ पाते हैं कि भाई देखो, अगर भारत में अपने आप को जमाना है, अगर बहुत ज्यादा अपनी आर्थिक स्थिति को हमको सुदृढ़ करना है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि भाई
हम लैंड रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से वसूले, एक अच्छी तरीके से वसूले, और इसी को वसूलने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार की व्यवस्थाओं को ईजाद किया और उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। स्थायी बंदोबस्त, देखिए तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हमको समझना है तो हमको जानना पड़ेगा कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस समय तक के कौन सी प्रथा लागू थी कर वसूल करने के लिए, तो वो थी इजारेदारी प्रथा, सॉरी इजारेदारी प्रथा। और इस इजारेदारी प्रथा का की शुरुआत किसने की थी, तो वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा इजाद की थी। ठीक है, इस प्रथा के अनुसार क्या करते थे जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने 2 दीवानों की नियुक्ति की थी इस क्षेत्र में। 1764 के बाद जब युद्ध जीते ना, तो 2 दीवानों की नियुक्ति की थी। उनका नाम था सिताब रॉय, सिताब रॉय और मोहम्मद रजा खान। और इन दोनों दीवानों की मदद से जो अंग्रेज हैं वो राजस्व वसूली करते थे इस प्रथा से। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को जितना फायदा चाहिए था उतना फायदा नहीं मिल रहा था इनको। ठीक है, जितना फायदा चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। और इसी क्रम में अगर हम बात करें, देखिए हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त की, है ना, ये रैयतवाड़ी महारवाड़ी, इसके बाद हम देखेंगे बारी बारी से। तो स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो बात है 1770 की। ये ईयर आप अच्छे से याद रखिएगा, 1770। देखो, ये सिताब रॉय और मोहम्मद रजा खान इतना गंदे तरीके से इन लोगों का खून चूसते हैं, सीधा सीधा इतना ज्यादा इनसे जो कर है वो लेने लगते हैं कि बंगाल जैसे समृद्ध राज्य में भी, बंगाल देखिए यहां से गंगा नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर समुद्र, कुल मिलाकर 2 बड़ी नदियों के दोआब पर स्थित है। सॉरी, 2 बड़ी नदियों के दोआब पर स्थित है। इसके बावजूद इतने उपजाऊ भूमि पर, इतनी उर्वरा भूमि पर भी 1770 में अंग्रेजों के दोहन के कारण, और ये जो 2 दीवान इन्होंने नियुक्त किया है इनके दोहन के कारण 1770 में बंगाल में क्या पड़ जाता है, अकाल। ये हमने पिछली कक्षाओं में भी इस विषय में चर्चा की थी, बंगाल में अकाल पड़ जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, जो अंग्रेज हैं ये यहां से कर तो वसूली कर रहे हैं, लेकिन पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी 1775-76 के आसपास अमेरिका, ठीक, अमेरिका की बात करते हैं। तो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी भारत में भी थी और अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी अमेरिका में भी थी। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों को राजस्व भारत से भी प्राप्त हो रहा था, अंग्रेजों को राजस्व अमेरिका से भी प्राप्त हो रहा था। तो 1775-76 के आते आते ये जो अमेरिका था वहां स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो जाता है और लगभग 1775-76 के आते आते अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अब अमेरिका का जो राजस्व है वो अंग्रेजों के हिस्से में आना बंद हो चुका था, और इस वजह से अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसको चाहिए था कि भाई भारत जो है ना, यहां से इनको जो है कर प्राप्त हो पूर्ण तरीके से। और इस तरह से मतलब कहने का सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका अंग्रेजों के हिस्से से निकल गया बाहर, तो कुल मिला के अब जो अंग्रेजों का पूरा कंसंट्रेशन है वो सीधे सीधे भारत की ओर हो जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए तो देखते हैं 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में भारत का बंगाल का गवर्नर बन के आता है। ठीक, और ये गवर्नर बन के आता है, उसके बाद जस्ट 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट्स के बारे में जब हम अच्छे से संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे ना भारत का, उस समय इन सारे एक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना। अभी बस आप इसकी कुछ मुख्य बातें जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना ही याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट,
और इस रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर है इसको भारत का गवर्नर, या यूं कहना चाहिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया, इसका यह मतलब है कि देखो यहां पर अंग्रेज बैठे हैं, यहां पर भी अंग्रेज बैठे हैं, मतलब बंगाल में भी अंग्रेज, मुंबई में भी अर्थात बंबई में भी अंग्रेज और मद्रास में भी अंग्रेज। तो इन दोनों के जो अंग्रेज हैं वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन होंगे, अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया और बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो इसी को रिपोर्ट करेंगे और ये फिर ब्रिटेन रिपोर्ट करेगा। इस तरह से एक हायरार्की यहां पर डिसाइड कर दी गई। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और आने के बाद भैया सबसे पहले ये क्या काम करता है, तो सबसे पहला काम इसका होता है दीवान का जो पद है इसको खत्म कर देते हैं भाई साहब हमारे। ठीक बा, अब ये दीवान का पद खत्म हो गया। अब ये क्या करते हैं, तो भाई देखो दीवान नहीं है तो अब राजस्व वसूली करने का काम कौन करेगा, तो करेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। मतलब ब्रिटिश अधिकारी जो होंगे ना वो राजस्व वसूली करने का अधिकार उनके पास होगा, राजस्व वसूली करने का अधिकार, और वो इस कार्य को करेंगे। यही ये क्या करता है, ये पंचवर्षीय योजना, दैट मीन्स 5 ईयर प्लान की बात करता है। अभी वाला 5 ईयर प्लान नहीं ना, ये 5 ईयर प्लान का मतलब है राजस्व वसूली करने के लिए 5 साल की सीधे सीधे ये नीति डिसाइड करता है और ये लागू करता है 1772 में। अब देखिए ये 5 साल के लिए, एक 5 साल तो चलता है, ये 1772 से 77 तक तो ये अच्छे से चलता है। बट दिक्कत आ जाती है कि भाई ये जो व्यवस्था है ये फेल हो जाती है। अब ये व्यवस्था फेल हो गई तो अब क्या करते हैं, इसके बाद से 1777 से ये चालू करते हैं 1 वर्षीय नीति या 1 ईयर प्लान, और 1 ईयर प्लान के आधार पर ही ये 1777 से 1786 तक चलता है। और 86 में आने के बाद से ये जो व्यवस्था है हमारी ये किस तरह से इंट्रोड्यूस होती है इसको अब देखते हैं। ठीक, तो सारी व्यवस्थाएं अभी तक जैसे तैसे चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस जब आता है तो उस समय बस यही 1 वर्षीय प्लान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं राजस्व वसूली की वो चलती रहती हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है यहां पर जॉन शोर। जॉन शोर ये भी आगे चल के गवर्नर बनेगा, लेकिन देखिए ये जो जॉन शोर है ये कौन था, तो ये था प्रेसिडेंट। किसका प्रेसिडेंट था, तो रेवेन्यू बोर्ड का, जो अंग्रेजों का रेवेन्यू बोर्ड था उसका राजस्व बोर्ड जो था उसका ये अध्यक्ष था, रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व बोर्ड। ठीक है, और इस रेवेन्यू बोर्ड का जो गठन है ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका गठन किया था। ठीक, तो ये रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष है, ये गवर्नर जनरल है, और एक और व्यक्ति है जेम्स ग्रांट। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिस व्यवस्था के बारे में हम अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस व्यवस्था का जनक इन तीनों को सम्मिलित रूप से माना जाता है। लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल उस समय कॉर्नवालिस रहता है इसलिए कॉर्नवालिस का नाम जनरली आता है, और यह परीक्षा में भी पूछा जाता है आपसे वन लाइनर के रूप में, याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है, तो कॉर्नवालिस की। लेकिन बेसिकली स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था का विचार किसने दिया, तो जॉन शोर, लगाइएगा जॉन शोर ने दिया था। ठीक है, ये उस समय रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ये जब विचार प्रस्तुत करते हैं इस विचार पर थोड़ा बहुत मंथन होता है, और इस तरीके से 1789 में, याद रखिए 86 में आया है ना, 1789 में जो बोलते हैं कि चलो भाई ये काम करते हैं, ये जो व्यवस्था है ना इसको अपन 10 साल के लिए लागू करके देखते हैं यार, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी भारत में आने के बाद आदमी ये तो सीख जाता है कि छोड़ ना यार, जो होगा देखेंगे बाद में, देखा जाएगा, है ना। तो यही तरीके का जो एटीट्यूड है ना भारतीयों में, मतलब बड़ा अपना ही मजा है यार यहाँ पे रहने का, सही बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो 1789
1789 में 10 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। और लेकिन देखे कि भैया हम तो इसको 10 साल के लिए लागू करके देख रहे हैं, टेस्टिंग प्रोसेस में है ये। लेकिन 1793 में 3 साल में इनको इतना बेहतरीन परिणाम मिलता है, इतना सही परिणाम मिलता है, इतना ज्यादा इनको फायदा होता है कि 1793 से इसको परमानेंट सेटलमेंट को या फिर स्थायी बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं उसको 1793 से लागू कर दिया जाता है। अभी कौन कौन सी जगह में था, तो अब देखिए, अब मैं मैप नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। इतने बार मैप बता चुका हूं ना, आपके दिमाग में बस गया होगा मैप, और नहीं बसा होगा तो बसा लीजिए, क्योंकि भाई अगर मैप आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते। बैठ जाइए चुपचाप बुक कॉपी बंद करके। फिर आप मैप आपको अच्छे से आना चाहिए, यही बेसिक फंडा है किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी का। अगर आपको मैप नहीं पता तो आप कुछ नहीं पता, फिर आप सारी चीजें रटेंगे और भूल जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए बंगाल, याद कीजिए बंगाल भारत में इधर है, ठीक। आपके मन में सीधा एक भारत का मैप बन जाना चाहिए अभी तुरंत। बंगाल, उसके जस्ट ऊपर वाराणसी उत्तर प्रदेश वाला एरिया, उस टाइम का अवध वाला एरिया, ठीक, बंगाल अवध, ठीक, और कर्नाटक नीचे, कर्नाटक का उत्तरी भाग, उत्तरी कर्नाटक। इन 3 जगहों पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब अराउंड 19% हम कह सकते हैं। अंग्रेजों का जो टोटल शासन जितने क्षेत्र पर था उतने क्षेत्रों का 19% भाग जो था उस पर यह व्यवस्था लागू की गई। तो ये तो हुआ भैया कि किस तरह से यह व्यवस्था जो है हमारी आई भारत में, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इस व्यवस्था में कहा क्या गया था, इस व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, इस व्यवस्था से किस प्रकार से किसानों का शोषण हुआ, उसको हमको देखना है, अब है ना। चलिए तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये सिस्टम जो है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, ये क्या कहता है, क्या था इस नियम में। तो देखिए सबसे पहले राजस्व की दर को स्थायी कर दिया गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि भाई आपका उत्पादन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इतना पैसा आपको देना है, मतलब देना है। मतलब एक अंग्रेजों को क्या है, देखो इसके पहले तक की राजस्व वसूली में ना इनकम तो होता था, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम नहीं होता था। किसी महीने, जैसे एग्जांपल के तौर पे, किसी महीने 10,000 आ गया तो किसी महीने 8,000 आया, किसी महीने 5,000 आया, किसी महीने 12,000 हो गया। तो इस तरह से जो इनके जो इनकम था उसका जो ग्राफ था वो ऊपर नीचे होता रहता था, जिगजैग पोजीशन में था, है ना, टर्बुलेंट होता रहता था। तो राजस्व की दर को उन्होंने स्थायी कर दिया। मतलब देखिए किसानों के लिए कितनी बड़ी बात है, कितना ज्यादा उन पे दबाव बना दिया गया कि भैया देखो तुम्हारा हो रहा है तो दो इतना, और नहीं हो रहा है तो भी दो इतना, ठीक। देखिएगा आगे इसका प्रभाव जब हम देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितने मतलब क्रूर थे अंग्रेज जो है, वो पूरे भारत को ना चूस डाले, पता है। मतलब यार इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है सारा। मतलब सोचिए आप 1770 में जब अकाल पड़ा था ना बंगाल में, लगभग 1/3 जनसंख्या बंगाल की मर गई थी सिर्फ और सिर्फ भूख से। कितने क्रूर होते थे, मतलब यार घिन आती है सोच के, पता है। तो देखो राजस्व की दर को इन्होंने स्थायी कर दिया और वसूली के लिए एक नए व्यक्तित्व का परिचय हुआ यहां पर भाई साहब का। कौन थे ये, जमींदार। और ये जो जमींदार थे ना, इनको क्या किया इन्होंने, जमीन का स्वामी बना दिया गया। देखो जमींदार के बारे में अलग से हम देखें तो जमींदार को बना दिया गया जमीन का स्वामी। अब जमीन का स्वामी जमींदार होता था तो इसका क्या तात्पर्य है कि भाई अगर कोई किसान लगान नहीं दे पा रहा है तो उस किसान को जमीन से बर्खास्त करो और उस जमीन को किसी ऐसे किसान को दो जो प्रॉपर लगान भरता है। और यही चीज लेकिन जमींदार के साथ भी लागू थी। कैसे, तो देखो जमींदार क्या करता था कि जमींदार अगर लगान नहीं भर पाता तो उसकी जमींदारी भी नीलाम कर दी जाती थी, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती थी जो प्रॉपर जमींदारी भर सके या अंग्रेजों का जो लगान था उसको भर सके प्रॉपर। अब देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। इस पूरी व्यवस्था को आप समझिएगा। मान लो अंग्रेजों ने कहा कि दादा अपने को चाहिए कितना, जैसे अंग्रेजों ने कहा 50 रुपए लगान आपको देना है, किसानों को कह दिया कि आपको 50 रुपए लगान देना है, ठीक। तो ये जमींदार क्या करते थे साले, ये ना 50 की जगह किसानों से वसूलने लगे 100 रुपए, और इस 100 में से 50 ये क्या करते थे अंग्रेजों को देते थे और बचा 50 खुद रख लेते थे। तो कुल मिला के देखो अंग्रेजों ने जमींदार को ही जमीन का मालिक बना दिया, तो जमींदार अब अपने हिसाब से मनमाने ढंग से वसूलने लगे और इस तरह से जमींदारों का अत्याचार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के माध्यम से शुरू होता है, ठीक है।
1794 में एक नियम लाया गया, सूर्यास्त का नियम, रूल ऑफ सनसेट। इस सूर्यास्त के नियम में कहा गया कि देखो आज नियत तिथि है, आज की तिथि जो है वो आपके लगान भरने के लिए डिसाइडेड है, जो व्हाटएवर जो भी उस समय डेट उन लोग देते थे अंग्रेज लोग, तो उस डेट तक अगर लाकर आपने कर नहीं भरा, आपने लगान नहीं भरा, तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह था सूर्यास्त का नियम, 1794 में लाया गया, याद रखिएगा। अब जो टोटल कर जो इकट्ठा हुआ है उसका 10/11 भाग, मतलब जैसे अगर 11 रुपए मान लो कर इकट्ठा हुआ है टोटल, तो इस 11 में से 10 रुपए अंग्रेज लेंगे और 1 रुपए जो है ये लेगा कौन, जमींदार। ठीक, इस तरह से इसका जो बंटवारा था वो होता था। ठीक है, देखो 10 मान लो 11 रुपए एक किसी क्षेत्र विशेष की जो जमीन जो लगान है वो अंग्रेजों ने निश्चित कर दिया। अब उस क्षेत्र से जमींदार वसूलेगा 11 रुपए, उस 11 रुपए में से जो 10 रुपए है वो जाएगी कंपनी को और 1 रुपए बनता था जमींदार का कमीशन। लेकिन ये जमींदार जो है ये 11 के जगह में वसूलने लगे कितना, 20 रुपए। अब इस 20 रुपए में से देना है कितना, 11 रुपए अंग्रेजों को देना, सॉरी 10 रुपए देना है अंग्रेजों को, 1 रुपए इनका कमीशन बना, कुल मिला के होते हैं 11। लेकिन इस 11 में जो बचा हुआ जो और जो पैसा है उसको जोड़ लेते हैं, और इस तरह से देखो ये हो गया 11 रुपए, तो 9 रुपए और बच रहे हैं, इस 9 को इस 10 में जोड़ के मतलब कुल मिला के 10 रुपए। तो ये 20 जो था इसमें से 10 रुपए अंग्रेज देते थे अंग्रेजों को, सॉरी जमींदार देते थे अंग्रेजों को, और बचा 10 रुपए रखते थे अपने पास। तो इस तरह से कुल मिलाकर जमींदार इतने अमीर होने लगे ना, दिन ब दिन इतने ज्यादा अमीर होने लगे कि एक पटनी व्यवस्था की शुरुआत हो गई यहाँ पर। मतलब ये जमींदार होता था, जमींदार अपने नीचे एक और उप जमींदार रख लिया, ये अपने नीचे 2-3 उप जमींदार रख लिया। तो देखो होता क्या था, कोई जमींदार बहुत बड़ा हो गया, देखो इतना ज्यादा कर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जमींदार जो है वो बड़े होंगे ही, ज्यादा रिच होंगे ही, ज्यादा धनवान होंगे ही। तो जमींदार अब क्या करते थे कि अपने नीचे 1-2 जमींदार रख लिए, उप जमींदार, बोले कि बेटा तुम वसूलो जाके राजस्व आराम से, हमारा हिस्सा हमको दे देना। लेकिन इसके नीचे जो जमींदार है वो भी तो बुद्धिमान है, वो क्या करते थे, वो और बढ़ा के वसूलते थे ताकि अपना कमीशन वो एक्स्ट्रा निकाल सके, फिर ऊपर उसके ऊपर जो मेन जमींदार है उसके पास गया, वो अपना और एक्स्ट्रा कमीशन निकालेगा, उसके बाद अंग्रेजों के पास जाएगा। तो कुल मिला के एक स्थिति ऐसी आती है ना, देखेंगे आगे हम जब महालवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से 80% तक के वसूला जाता था। मतलब जो टोटल उत्पादन है ना अंग्रेजों का, सॉरी किसानों का, उस उत्पादन का 80% कर के रूप में ले लिया जाता था। 20% में आप चलाओ घर कैसे चलाओगे। तो पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी थी, पता है। अंग्रेजों को तो नो डाउट बहुत फायदा हो रहा था, ये जो जमींदार वर्ग थे इनको बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन पूरी तरीके से हालत खराब हुई, शोषण हुआ तो सिर्फ और सिर्फ किसानों का। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर। तो इस पूरे व्यवस्था को अगर हम समराइज करें तो हम पाते हैं कि 1793 से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल, अवध या वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू की गई। लागू करने वाला गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, लेकिन यह जो तरीका है इसको इजाद किया था जॉन शोर ने। उसके बाद ये जो व्यवस्था थी वो किस तरह से थी, जमींदारों के द्वारा यहां पर जो कर की वसूली की जाती थी और जमींदार एक्स्ट्रा ले लेते थे, जिसकी वजह से किसानों पर काफी बोझ पड़ता था और इस तरह से किसानों की स्थिति इस क्षेत्र में बदहाल होती गई। ठीक, और ये पूरी व्यवस्था काम करती है और अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे ना भारत का पूरा धन चूस के कुछ समय बाद इंग्लैंड ले जाते हैं। देखिएगा, मतलब बहुत बद से बदतर स्थिति कर दी अंग्रेजों ने। नहीं तो भारत की क्या स्थिति थी भाई, सोने की चिड़िया कहता था हमारा भारत। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद की अगली कक्षा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम महालवाड़ी और रैयतवाड़ी दोनों पर काफी विस्तृत रूप से इसी तरह से चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो क्लियर कीजिए, चाहे वीडियो को दोबारा देख के हो चाहे मुझसे पूछ के हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन करके मुझे वहां से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पता है ना, हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं पढ़ाई का, बस
अपनी तरफ से जितना हो रहा है हम आपको परोस रहे हैं, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है कि भाई आप भी वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ना, ताकि ज्यादा, देखिए ये पेंडेमिक का जो सिचुएशन है ना, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको मतलब एक बहुत सारे नो डाउट सोर्सेज अवेलेबल हैं आज के टाइम में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो उनको भी तो मिलना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा काइंड बनिए और आप बिल्कुल शेयर कीजिए चैनल को, क्योंकि देखो अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना तो हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव क्लासेस लेंगे, और लाइव क्लासेस में ये आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डाउट्स जो है वो तुरंत के तुरंत क्लियर होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी चीज में कोई बहुत ज्यादा डाउट होगा आपको, बट होगा तो आप बता दीजिएगा ना। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।